है, दैट इज एनालिसिस ऑफ टेस्ट। कि आपको टेस्ट होने के बाद में जो काम करना होता है वो कैसे सोचना होता है कि हाँ सर इस टाइप से हमें हर टेस्ट को एनालाइज करना है। तो सिंस आपका ये पहला टेस्ट था मेजर टेस्ट, तो मैं आपको एनालाइज करके दिखाता हूँ। आपको इस प्रकार से क्वेश्चंस को डिवाइड करना है और आगे आने वाले टेस्ट में आपको इन बातों का ध्यान रखना है, ठीक है। बहुत सारे लोग जो हैं वो बोल रहे थे कि सर मैथ्स में थोड़े नंबर कम आए, तो कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज जैसा कि मैंने आपको क्लास में भी बताया, फिर बोल रहा हूँ, पेपर मैंने उस तरीके से सेट किया था कि आसान सवाल, फिर बीच में एक मुश्किल सवाल जिस पे बहुत सारे लोग रुक जाएं। अब जो उसको छोड़ेगा वही आगे बढ़ेगा और जो उसमें लग गया वो अपना टाइम वेस्ट करेगा। तो पेपर इज नॉट अबाउट कि आपने कितने क्वेश्चंस किए, दिस इज ऑल्सो अबाउट इक्विवेलेंट टू कि आपने कितने क्वेश्चन और कौन कौन से क्वेश्चन छोड़े, ठीक है। तो एक बार पेपर की और चलते हैं, पेपर की तरफ देखते हैं, स्ट्रेटेजी पे बात करेंगे कि हाउ टू अटेम्प्ट क्वेश्चन। जैसे कि मैं फटाफट आता हूं। पहला सवाल मैंने देखा, ध्यान सुनना, एज ए स्टूडेंट मैं सोच रहा हूं, मैंने देखा कि भैया ये डोमेन और रेंज का रिलेशन का सवाल है, मैं इसको इजी कैटेगरी में रखूंगा, ये पहला ही सवाल है तो मैं इसको सॉल्व जरूर करूंगा, इसमें मैं पेन चलाना स्टार्ट कर दूंगा, यही आपका होना चाहिए, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होगा वो आप डिसाइड करेंगे, बट ये मुझे रिलेशन का आसान सा सवाल दिखा तो मैं इस पे पेन चलाऊंगा। मैं अगले क्वेश्चन पे आया, फिर से मुझे ये रिलेशन का एक आसान सा सवाल दिखा जिसमें डोमेन की बात की गई है, तो ये भी इजी क्वेश्चन है, मतलब मैं इसको देखते भी इस पे पेन चलाऊंगा। अब सर हम सवाल पेपर में कैसे पिक करेंगे जो देखते ही आपको इजी लगे? रिलेशन के सवाल है, डोमेन रेंज के, सर रिलेशन हमें आसान लगता है, कोई दिक्कत नहीं है, तो ये इजी है, इन कैटेगरी पे पेन चलाना स्टार्ट करो। फिर मैं आया अगले पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है, इसको भी इजी कैटेगरी में रखेंगे, बिल्कुल सही, क्योंकि रिलेशन वाले सारे सवाल हमें सर इजी लगते हैं, और इक्विवेलेंस पूछ रहे हैं मतलब रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव चेक करना है, बहुत आसान है, थोड़ा सा टाइम लग सकता है बट इजी कैटेगरी में ही है, इस पे भी मैं पेन चलाऊंगा। अब आया है कि ये पॉलिनोमियल फंक्शन है -302। अब जब मैं इस सवाल पे आऊंगा तो मैं इसको बोलता हूं, मान लो ये वाला जो है ये मीडियम कैटेगरी का है, और इसको मैं पेपर के दौरान क्या करता हूं, होल्ड कर देता हूं। चौथे ही सवाल पे एक छोटा सा स्पीड ब्रेकर डाल दिया गया। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे सर हमारे हिसाब से ये इजी है, पॉलिनोमियल फंक्शन है और कितने डिग्री का, सेकंड डिग्री का, मतलब वो क्वाड्रेटिक मानेंगे, fx बराबर ax² + bx + c, ये सारी वैल्यूज पुट करेंगे और आगे बढ़ के वो उसकी जवाब निकाल लेंगे। तो ये मीडियम कैटेगरी का है, सॉल्व करोगे तो जवाब आ जाएगा, थोड़ा सा एफर्ट की जरूरत पड़ेगी। बट मैं फिर आपको बोल रहा हूं कि जब आप किसी सेक्शन में एंटर करते हैं तो पहले उन क्वेश्चंस पे पेन चलना चाहिए जिनका शॉर्ट जवाब आएगा। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथे को बोला होल्ड। इस पे आप पेपर के दौरान ऐसा एक स्टार लगा सकते हो कि भैया एक स्टार लगाया, मतलब ये थोड़ा सा मीडियम है या थोड़ा सा स्ट्रगल वाला सवाल है। कैलकुलेटिव है, इसमें दिमाग लगाना ही नहीं है। कैलकुलेटिव मतलब क्वाड्रेटिक मानो ax² + bx + c, 3 इक्वेशन 3 अननोन वाली सिचुएशन है, 1, 2 और 3 इक्वेशन बनेगी, a, b और c निकालो और वैल्यू निकाल दो। बट हम इसको बाद में करेंगे, क्यों अपना टाइम वेस्ट करें, क्या पता इससे आसान सवाल हो। तो ये पेपर में चलता रहना चाहिए। मुझे थोड़ा सा हर्डल दिखा, मैंने स्टार लगाया, आगे बढ़ा। सर फिर से ये सवाल आ गया सिमेट्रिक और वो ट्रांजिटिव, और वही मतलब इनमें से कौन कौन सा इक्विवेलेंस है, R1 R2 के पैरेलल है। सर ऐसा हमें क्लास में करवाया गया और ये इजी सवाल है, ठीक है। इसमें से 2 वैरायटी तो क्लास में ही करवा दी गई है, इसको इजी बोलेंगे और इस पे भी मैं पेन चलाऊंगा। मतलब मैंने 4 को होल्ड पे रखा और 1, 2, 3 और 5 को अटेम्प्ट कर लिया, ठीक है, आंसर टिक करते गए। आगे चलिए, जब मैं इस पे आऊंगा फिर से, अब ये sec² a - 10² b = 1, ये रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव पूछ रहा है। अब इसमें हो सकता है बहुत सारे बच्चों को सोचने की जरूरत पड़े, आपको लगे कि आप रुक रहे हो, आप एकदम कॉन्फिडेंट नहीं हो। बहुत सारे लोग इसको देखकर बोलेंगे सर हमारे हिसाब से इजी है, कोई नहीं है, बहुत आसान है, बहुत बढ़िया। बट अगर आपको दिखे कि क्वाड्रेटिक या फिर ये ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन आ रहा है, सर मेरे को तो ट्रिग्नोमेट्री से डर लगता है, छोड़ इसको तुरंत, इस पे लगा स्टार और इसको बोल मीडियम और आगे बढ़ जा, कि अभी नहीं चलाऊंगा इस पे पेन, बाद में थोड़ी देर रुक के सोचेंगे, अभी एफर्ट लगाएंगे ही नहीं। यहां आए फिर से, इसमें कुछ नहीं है, एक सेट से दूसरे सेट पे रिलेशन डिफाइन किया गया है इस रूल को फॉलो करते हुए, ये फिर से इजी सवाल है, ठीक है। इस पे भी मैं पेन चलाऊंगा, इसका जवाब निकालूंगा। अगले पर आया, अब इसमें रेंज पूछी गई है और मुझे मॉड दिखाई दिया। बहुत सारे लोग बोलेंगे सर हमें तो मॉड से डर लगता है, जिसको मॉड से डर लगता है स्टार लगाओ, आगे बढ़ो। वरना मैंने आपको एक चीज बताई थी कि मॉड से डरने की जरूरत ही नहीं है, मॉड को डिफाइन कीजिए और डिफाइन करते ही काम खत्म। x की वैल्यू 5 से बड़ी के लिए क्या बनेगा और x की वैल्यू 5 से छोटी के लिए क्या बनेगा, तो एक बार आंसर आएगा 1 और एक बार आएगा -1। आप यहाँ पर ऑप्शन देखकर जा सकते हैं, ऑप्शन बड़े ही सिंपल से हैं, ठीक है। बट फिर भी अगर आपको मॉड से डर लगता है तो मैं बोल रहा हूँ इस पे स्टार लगाओ, आगे बढ़ो। स्टार लगाओ मतलब मैं इसको अभी नहीं कर रहा हूँ, अभी मैं सिर्फ और सिर्फ इस बात को समझने की कोशिश करो, मैं सिर्फ और सिर्फ पेन उन्हीं पर ही चलाऊंगा जिनका शॉर्ट आंसर ले जाऊंगा। हाँ हो सकता है कि मान लो मैं इस सवाल पे पेन चलाना स्टार्ट करूं,
मुझे ये दिखा कि ये रिफ्लेक्सिव मतलब ये रिलेशन का सवाल आसान है, बट अंदर जाके मैं जब सवाल को सॉल्व करना स्टार्ट करता हूं तब मुझे पता चलता है कि ये थोड़ा डिफिकल्ट है। तो जैसे ही आपको पता चले जिस इंस्टेंस पे तुरंत उस पे स्टार लगा दो और वहीं से आगे बढ़ो। बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करना, ये है एक्चुअल पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रेटेजी। अगर आप ऐसे चलोगे तभी आपके नंबर और रैंक आएगी, अदरवाइज आप पता चला यहाँ पे टाइम लगा रहे हो। एक बच्चा जो है बोले सर इसको कैलकुलेट कर लूंगा मैं, अरे भैया इसको कैलकुलेट करेगा वो तो टाइम चल रहा है, हो जाएगा ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये हो जाएगा, बट ये टाइम ले रहा है। क्या पता आगे एक सवाल ऐसा हो जो देखते ही टिक करने वाला हो, जो देखते ही टिक करने वाला हो, उस पर नहीं पहुंचा तो नुकसान हो गया ना। ये बात दिमाग में रखो ना भैया, समझ गए। तो वापस से मैं क्या बोलूंगा, अगर जिनको मॉड से डर लगता है वो, वरना सर ये इजी सवाल है, इसको भी आप फटाफट निपटा दो। नाउ इस सवाल को देखा सर, डोमेन के सवाल वैसे हमें आते हैं सॉल्व करने, बट भैया अंदर क्वाड्रेटिक, फ्रैक्शनल पार्ट, ग्रेटेस्ट इंटीजर, लॉग, यहां क्वाड्रेटिक यहां लॉग, ओ हो सर दिस क्वेश्चन इज एक्चुअल में डिफिकल्ट, और इस पे आपको डबल स्टार लगाकर इसको होल्ड करके आगे बढ़ना था। अब जो इस बच्चा यहां पर क्वेश्चन नंबर 9 पर मैंने जानबूझकर एक क्वेश्चन नंबर 4 पे हल्का सा ब्रेक कर दिया, क्वेश्चन नंबर 9 पे एक बड़ा ब्रेक कर दिया। अब जो यहां पर अपनी ईगो पर लेकर बैठ गया कि डोमेन के क्वेश्चन तो भैया मैं प्रैक्टिस करके आया हूं, 50 से ज्यादा सवाल करके आया हूं, डोमेन के सवाल मैं निकाल ही दूंगा, मुझे सारे आते हैं, तो वो यहां पर टाइम वेस्ट करेगा। फर्स्ट इंस्टेंस पे आपका क्या रिएक्शन होना चाहिए था मैं वो बता रहा हूं। आपको यहां पर डबल स्टार लगाना था, किस वजह से, देखकर सिर्फ सर फ्रैक्शनल पार्ट, ग्रेटेस्ट इंटीजर, क्वाड्रेटिक, 2-3 अलग अलग एक्सप्रेशन, सबकी अलग अलग डोमेन निकालेंगे। क्लास में हमें ऐसा बताया गया है कि अलग अलग हो तो अलग अलग निकालो, फिर इंटरसेक्शन लो। सर थोड़ा लेंथी लग रहा है, इस वजह से डबल स्टार लगाया, डिफिकल्ट बोला, आगे बढ़े, नहीं पेन चलाया। यहां आए फिर से सर मॉड से हमें डिफिकल्ट लगता है, मतलब मॉड हमें जो है वो डिफिकल्ट लगता है, इसको मीडियम बोलो, आगे बढ़ो। ऑल्दो ये सवाल वैसे आसान है, आपको एक प्रॉपर्टी लिखवाई गई थी मॉड ऑफ एक्स प्लस मॉड ऑफ वाई बराबर मॉड ऑफ एक्स प्लस वाई वाली, ठीक है, वो कब ट्रू होती है, उस फॉर्मेट में आप इस इक्वेशन को सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो। बट फिर भी अगर आपको ये नहीं इस पे पेन चलाना तो स्टार लगाओ, आगे बढ़ो। समझ पा रहे हो, ऐसे क्वेश्चंस को आपको छोड़ना होता है, और आप क्या है वापस बोर्ड वाली कहानी के हिसाब से बैठ के यहां सोच रहे हैं कि इस पे क्या लगेगा। अभी हम उन क्वेश्चंस पे पेन चलाएंगे जिनका सीधा सीधा जवाब निकलेगा, उससे पहले हम कहीं पेन चलाएंगे ही नहीं, यही आपको ध्यान रखना है। फिर आया मैं यहां से ए और बी 2 सेट दे रखे हैं, उसने बोला नंबर ऑफ रिलेशंस, सीधा सीधा नंबर ऑफ रिलेशंस का फॉर्मूला पूछ रहा है कि सेट ए से बी में, बी से ए में, ए से ए में। तो सर ये हमें आसान है और सीधा सीधा हमें फॉर्मूला पता है, क्लास नोट्स का सीधा सीधा सवाल। सर लॉग के अंदर लॉग के अंदर लॉग के अंदर लॉग बिठा रखा है, तो 2-3 इनइक्वालिटीज बनेगी अलग अलग, जितने लॉग होंगे उतने ही नंबर, उतनी ही इनइक्वालिटी बनेगी। सर ये डिफिकल्ट क्वेश्चन है, डबल स्टार लगाइए, इस पे आगे बढ़िए, हम इसको नहीं सॉल्व करेंगे। फिर सर हम यहां पे आएगी इसकी डोमेन, अब इसकी डोमेन में भी सर नंबर को पॉजिटिव, ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस 1 है, इसको पॉजिटिव, वापस ये टाइम टेकिंग है, 1 स्टार लगाइए, मीडियम बोलिए, आगे बढ़िए। इस पे भी पेन नहीं चला रहा हूं, पहले अटेम्प्ट में नहीं चला रहा हूं पेन, इस पे भी नहीं चलाया, इस पे भी नहीं चलाया, इस पे चलाया, जवाब टिक किया। सर ये सीधा सीधा क्लास नोट्स का सवाल है, ठीक है, इजी सवाल है, क्लास नोट्स का सवाल है, बिल्कुल एज इट इज वही है, इजी सवाल है, पेन चलाओ, टिक करो, आगे बढ़ो। सर फिर से इसमें डोमेन आया एक्स स्क्वायर माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, मुझे लग रहा है कि थोड़ा मीडियम है, कैलकुलेट करना पड़ेगा, नहीं सोच पा रहा हूं, तो एक बार मैंने स्टार लगाया, अब आगे बढ़ रहा हूं, मैंने इस पे भी पेन नहीं चलाया। रेंज यहां पे दिख रहा है सर, ये क्वाड्रेटिक लिखी हुई है, दिस इज क्वाड्रेटिक, और क्वाड्रेटिक मतलब सर डायरेक्ट फॉर्मूला, ए नेगेटिव है माइनस डी अपॉन 4a, ये इजी है, इसका जवाब निकालूंगा और टिक करूंगा, इस पे पेन चलाऊंगा। समझे कि नहीं समझे, इस पे स्टार बोल के मीडियम, मतलब 1 स्टार लगाया, मीडियम है, आगे बढ़ो। यहां आ जाइए सर, fx की डोमेन अगर ये है तो f के अंदर ग्रेटेस्ट मॉड ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, तो आपने ये हमें सिखाया था कि जब भी ऐसी कोई डोमेन दे रखी हो और इसके x की जगह ये रख दिया तो अब ये इसके अंदर लाई करना चाहिए, इनइक्वालिटी बनेगी। बट फिर भी सर इनइक्वालिटी बनेगी, मॉडुलस इनइक्वालिटी और ग्रेटेस्ट इंटीजर वाली इनइक्वालिटी, ये मीडियम लग रहा है सर, मैं तो नहीं सॉल्व कर रहा अभी, आगे चलेंगे, बिल्कुल सही। अभी हमने कहां पेन चलाया इस स्लाइड पे, 1, 2 और 3 सवाल, बाकी हमने होल्ड पे डाले हुए हैं, समझ में आया, यही अटेम्प्टिंग स्ट्रेटेजी आपको अपनानी है। अब जैसे कि दिख रहा है सर, ये अंदर आ गया, ये कंपोजिट फंक्शन का रेंज का सवाल हो गया। कंपोजिट फंक्शन में रेंज के क्वेश्चन में आपको अंदर वाले फंक्शन की रेंज निकालनी है, उस पे बाहर वाले फंक्शन की रेंज। फिर से सर हमें तो ये थोड़ा मीडियम लग रहा है, या किसी किसी को डिफिकल्ट भी लगेगा, स्टार लगाइए, आगे बढ़िए, ठीक है। अब यहां आ जाओ सर, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, और ये वाला वो पूछ रहा है कि ये फंक्शन कब कब 0 होगा, कब कब 0 नहीं होगा। तो सर ये तो साफ साफ दिखाई दे रहा है, इसमें से 1 बाहर आ जाएगा, ये लिखा हुआ है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स का होल स्क्वायर प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, 1 बाहर आया तो -2। अब इसको 0 करके देख लो कि ये कब कब 0 हो रहा है, ठीक है। अब कई लोग बोलेंगे सर हमें समझ में आ गया,
कई लोग बोलेंगे सर मुझे तो ये मीडियम लग रहा है, तो कोई बात नहीं, स्टार लगाओ, आगे बढ़ो, मत अटेम्प्ट करो, सेकंड राउंड में आएंगे। अब वो बोल रहे हैं कि ये आइडेंटिटी फंक्शन, ये बहुत आसान है। आइडेंटिटी फंक्शन क्या दिमाग में आता है सुनते ही? सर ये बताया गया था कि जो इनपुट हो वही आउटपुट हो जाए, तो बहुत बढ़िया, ये तो सर इजी सवाल है। जो इनपुट आपको दे रखी है वो है a+2 का होल स्क्वायर। मैं यहां पर पेपर का डिस्कशन करवाने नहीं आया हूं, मैं सिर्फ आपको ये बताने आया हूं कि आप पेपर कैसे अटेम्प्ट करेंगे। सर इसको ओपन कर दो, इसको ओपन कर दो, यहां से a की वैल्यू सॉल्व करो, टिक करो, इजी सवाल, मैं इस पे पेन चलाऊंगा। फिर आए हम इंटीजर टाइप वाले क्वेश्चन पे। ये दिख रहा है सर, पहले लॉग वॉग लेके fx निकालना पड़ेगा, फिर fx के अंदर ये रखना पड़ेगा। ऑल्दो हम ये क्लास में कर चुके हैं, बट सर इस पे भी स्टार लगाइए और मीडियम बोल दीजिए। इंटीजर आए थे आपके पास 10, कोई 5 करने थे, ध्यान सुनना। यहां पर आए सर, ये तो दो अलग अलग इक्वेशन है, बहुत आसान है। ये इक्वेशन क्या लिखी हुई है? y बराबर 3 टाइम्स ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस 5। और सर ये क्या लिखी हुई है? y बराबर 2 टाइम्स ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x माइनस 1, है ना, वो -1 बाहर आ जाएगा, +9। तो y और ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x में दो इक्वेशन, दो अननोन। कुछ लोग बोलेंगे मीडियम है, कुछ लोग बोलेंगे आसान है, तो मैं मीडियम वाली कैटेगरी में रख रहा हूं। इस पे भी पेन नहीं चला रहा, फिर आगे बढ़ा। ये है डायरेक्ट फॉर्मूला, ठीक है। n मतलब x इंटू एन वाला, इसका जो जवाब आता है वो क्या आता है? n इंटू एक्स वाला ग्रेटेस्ट इंटीजर आता है। समझ पा रहे हो? ये पूरी सीरीज बन रही है n-1 तक, ठीक है। तो ये डायरेक्ट सवाल है, ये इजी, मैं इस पे पेन चलाऊंगा और इसका जवाब लिखूंगा। इसमें आप ध्यान से देखना, ये fx दे रखा है कि ये इसके बराबर है। a और n दो अननोन है, छोटा सा ही फंक्शन है, इस पे वैल्यू दे रखी है। ये इजी कैटेगरी का है, इस पे भी पेन चलाएंगे, जवाब निकालेंगे, ठीक है। एक बार 1 रख दो x की जगह, तो a 4a बराबर 12, a की वैल्यू 3 आ गई। एक बार एक काम करो, x की जगह 3 रख दो, तो वहां से n की वैल्यू आ जाएगी। a और n दोनों आ गए, तो फिर इसकी जगह x की जगह 2 रख दे, जो बनेगा वो पूछ रहा है, ठीक है। तो ये इंटीजर टाइप में मीडियम, मीडियम, इजी, इजी, दो इजी आ चुके हैं, हमें 5 ही करने हैं, ध्यान रखना, ठीक है सर। अगले पे आते हैं सर, वापस अंदर ग्रेटेस्ट इंटीजर है। बहुत सारे लोग बोलेंगे सर इसको हमें ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करना है और हम ग्रेटेस्ट इंटीजर वाली इनइक्वालिटी के साथ कंफर्टेबल हैं। बट कुछ लोग बोलेंगे सर हम तो कंफर्टेबल नहीं है, तो वापस स्टार लगाइए, मीडियम बोलिए, मत अटेम्प्ट कीजिए। ये वाला सर डोमेन वाला सवाल आया फिर से, लॉग के अंदर लॉग, ये गंदा सा एक्सप्रेशन पावर 1/6 देखते ही तांडव कर रहा है। सर बिल्कुल इसको डिफिकल्ट बोल दीजिए, हम नहीं सॉल्व करेंगे, डबल स्टार लगाइए और हम नहीं सॉल्व करेंगे। यहाँ पे आओ, ये तो लॉग का छोटा सा सवाल है, ठीक है। दोनों तरफ बेस सेम करो, 2 की पावर 2, 1/2 यहाँ, और ये 1/2 आएगा, उस 2 को यहाँ भेजो और इसको सॉल्व कर लो। तो इसको आप मीडियम कैटेगरी में रख सकते हो, बट इसमें भी पेन चलाने की जरूरत नहीं है। एक बार देख लो कि कहीं कोई आसान सवाल तो नहीं है। अरे सर आइडेंटिटी फंक्शन दे रखा है आर पे। आइडेंटिटी फंक्शन कौन सा होता है? जिसकी वैल्यू जो अंदर रखो वही बाहर। तो f of -1 1, f of 2 2, f of 6 6, 8 में से 1 गया 7। सर इससे इजी कोई हो सकता है क्या? तो एक हमारे पास ये सवाल हो गया इंटीजर में, एक ये वाला हो गया और एक ये वाला होगा। 5 ही करने थे, जिसमें से हम 3 कर चुके हैं, ठीक है। अब आते हैं इस पे, द नंबर ऑफ रियल, क्या है ये? वो बोल रहे हैं जहां पर ये फंक्शन नॉट डिफाइंड हो। तो एक तो x की वैल्यू 3 है और एक x की वैल्यू +-1, बाकी सब पर ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, मॉड लगा हुआ है। तो पॉजिटिव में सिर्फ आपको ये सोचना था कि पॉजिटिव तो ये लोग हमेशा ही होते हैं, नंबर ऑफ बेस। आपको सिर्फ ये देखना है कि भाई साहब अगर ये 0 हो गया, मॉड 0 हो सकता है, नेगेटिव तो कभी नहीं होता, तो 0 हो गया तब गड़बड़ है, और ये अंदर वाली चीज 1 हो गई तब, बेस 1 भी नहीं होना चाहिए। तो उससे भी देख सकते हो, वरना इसको मीडियम कैटेगरी में रख लो, आसान सा है ना। ये वाला जो सवाल है ये देखने में डिफिकल्ट है, बिल्कुल सही, देखने में डिफिकल्ट है, ध्यान सुनना, देखने में डिफिकल्ट है। वैसे ही देखो यार, ग्रेटेस्ट इंटीजर फ्रैक्शनल पार्ट, सर ग्रेटेस्ट इंटीजर और फ्रैक्शनल पार्ट के अंदर चाहे आप यहां पर बिठा दो हाथी, जवाब आता है 0। और यहां पर मैंने ये बड़े से एक्सप्रेशन लिखे हैं, मतलब ये लिखा हुआ है 0, ये लिखा हुआ है 0, ठीक है। अब इधर क्या बचा? x² - 3x का ग्रेटेस्ट इंटीजर बराबर x। इस तरफ वाला इंटीजर, तो x को भी इंटीजर होना पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों बराबर हैं, तो दोनों इंटीजर होना पड़ेगा। अब अगर सर ये इंटीजर है और ये भी x भी इंटीजर है, तो यहां से ये अंदर वाला इंटीजर हुआ कि नहीं हुआ? वापस सुनो, ये दोनों पार्ट तो 0 हो गए, क्योंकि एक बार ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर फ्रैक्शनल पार्ट है और एक बार फ्रैक्शनल पार्ट के अंदर ग्रेटेस्ट इंटीजर है। नाउ अब सर यहां क्या है? ये वाली इक्वेशन बची, इसमें अगर इन दोनों को बराबर करना है तो ये क्या है? x इंटीजर होना चाहिए, बिकॉज राइट हैंड साइड इंटीजर है। अब अगर x इंटीजर है तो सर ये फिर अंदर वाला इंटीजर लिखा हुआ है, अंदर वाला अगर इंटीजर है तो इस पे चाहे आप ग्रेटेस्ट इंटीजर लगाओ या ना लगाओ, कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इंटीजर का ग्रेटेस्ट इंटीजर यही होता है। तो सर ये लिखा हुआ है x² - 4x बराबर 0, x की वैल्यू 0 और 4 आ गई ना। सम ऑफ वैल्यूज ऑफ x सेटिस्फाइंग 0 और 4। तो दिखने में डिफिकल्ट था, मैं नहीं बोल रहा कि आप सॉल्व करें, बट हमें सर 5 करने थे, तो हमारे 3 हो चुके हैं, ध्यान सुनना। अब हमारी दूसरी बारी आती है, तो दूसरी बारी में मैं तो सजेस्ट करूंगा कि आप एक ये वाला कर लो
और यहां पर एक ये वाला कर लो, ये 2 क्वेश्चन और कर लो। जिसको ग्रेटेस्ट इंटीजर वाली इनइक्वालिटी में कंफर्टेबल है वो ये वाला कर लो। समझ में आया? तो पहले यहां के 5 निपटा दो अच्छे से। अब यहां पर भी पेन बिल्कुल लिमिटेड चलाने वाला, 1 सवाल, 2 सवाल और 3 सवाल। 3 तो यहां हमें सीधे सीधे मिले, जो कि अच्छा ये 3 सवाल कितने देर की कैटेगरी में होनी चाहिए, मतलब ये कितने में? मुश्किल से सर 1 मिनट में, मुश्किल से 1 मिनट में, अगर आपकी तैयारी स्ट्रांग है तो। और अगर तैयारी नहीं है तो फिर तो चाहे सर आप 1 मिनट दो, 1 घंटा दो, 3 घंटे दो, या पूरा 1 दिन दे दो, तब भी फिर ये समझ में आया? तो मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो कॉपी और नोट्स और मॉड्यूल पढ़ के गए थे, रिवाइज करके गए थे, तो ये बहुत आसान है। ठीक है, उसके बाद में आप चाहो तो ये वाला ले लो, चाहे ये वाला ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें भी दोनों तरफ लॉग लेके एफएक्स निकालना है और फिर उसके बाद में ये पटकना है, ऐसा क्लास में कर रखा है। और इन क्वेश्चंस को हम लोग जो है, इन क्वेश्चंस को, इस क्वेश्चन को हम हाथ ही नहीं लगा रहे हैं। ऑप्शन में है डिफिकल्ट है तो हम क्यों करें भाई? और आपने इसको कैसे डिफिकल्ट डिसाइड किया? पावर 1/6 पावर ये सब आ रहा है सर, लॉग लॉग के अंदर लॉग, हम नहीं छेड़ेंगे, काहे छेड़े? और किसको अपनी शक्ति प्रदर्शन करके दिखानी है कि हाँ मुझे आता है। पेपर में ओनली थिंग मैटर्स इज कि आप नंबर कितने स्कोर करके लाते हो। अब चाहे आपने ये वाला सवाल सॉल्व किया है, चाहे आपने ये वाला सवाल सॉल्व किया है। एक बच्चा बाहर आके बोले सर मेरा ये जवाब एकदम सही है, इसकी डोमेन जो है वो 0 से 1 आती है, k की वैल्यू 1 आएगी। एक बोले सर मेरा ये वाला जवाब सही है। दोनों एक एक सवाल ही करके आए, तो मैं किसकी पीठ थपथपाऊं? दोनों सर मेरे लिए तो बराबर है। समझ में आया? दोनों मेरे लिए तो बराबर है, क्योंकि कितने नंबर लेके आए हो दैट मैटर्स। तो सवाल आपने कौन कौन से छोड़े? अब एक बार पूरा हो गया आपका, और ये वाला जो आपने पूरा सिनेरियो निकाला, जो मैंने आपको बातें बताई, इजी इजी इजी, हो सकता है आपने इजी के नाम पे सिर्फ 7 या 8 सवाल सॉल्व किए हो पहले अटेम्प्ट में। 7 या 8 सवाल सॉल्व करने के लिए आपने कितना टाइम खर्च किया? 7 to 8 क्वेश्चंस। ये 7 to 8 क्वेश्चन हमारे 30 मिनट्स में हो जाने चाहिए। 30 भी ज्यादा बोल रहा हूं, बट 30 मिनट्स में हो जाने चाहिए। 30 ज्यादा बोल दिया, 20 में ही। 20 मिनट में 7 से लेके 8 सवाल। अगर मैं नंबर्स की बात करूं कि कितने नंबर का हमने खेल खेल दिया सर, 8 × 4 32 नंबर हमने अपने कंफर्म कर लिए, और वो भी सिर्फ 20 मिनट में। और मैंने आपको पेन उन्हीं सवालों पे चलाने के लिए बोला है जिसमें आप 100% कॉन्फिडेंट हो। बाकी सब पे स्टार लगाकर 1 या 2 आगे बढ़ो। तो 7 से 8 सवाल आपने कर लिए, समझे कि नहीं समझे? बस सर अब हमारा कॉन्फिडेंस अलग लेवल पे है। और एक और चीज, बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे सर हम तो पूरी फिजिक्स सॉल्व कर रहे थे, पूरी केमिस्ट्री सॉल्व कर रहे थे, मैथ में आए तो टाइम ही नहीं बचा, अब हम क्या करें? तो ऐसा बेटा गलत है। समझ में आया? आप जस्ट इमेजिन कि आप फिजिक्स के किसी क्वेश्चन में लगे हुए हो, वहां पे चार्ज इधर से उधर जा रहा है, कुछ कुछ कैलकुलेट कर रहे हो, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, पता नहीं क्या क्या फॉर्मूले सोच रहे हो, लगा रहे हो। भाई साहब ये सवाल आपका बैठा बैठा इंतजार कर रहा था। इसका सवाल नंबर था 28। पूरे पेपर की अगर मैं बात करूं तो ये पूरे पेपर का 3rd लास्ट क्वेश्चन है। वो जो फिजिक्स वाला क्वेश्चन जिसमें तू अपनी पूरी ताकत लगा रहा था, सारी चीजें, वो कितने नंबर देके जाने वाला था तेरे को? 50 नंबर। सर नहीं, 4 नंबर। और ये वाला 4 नंबर। इसीलिए बोला जाता है, आप इस बात को फील करने की कोशिश करें, इसीलिए बोला जाता है कि कहीं रुको मत। फिजिक्स में भी आप सेम काम करो। जो आपको एकदम लगे कि हाँ ये कॉपी से आया, डायरेक्ट उसने सवाल पूछा है, वो अटेम्प्ट करो। जिसमें थोड़ा सा भी दिमाग में आए ना एरर, मुझे मॉड्यूलर से डर लगता है, मुझे इनइक्वालिटी से डर लगता है, छोड़ो उसको, तुरंत आगे बढ़ो। ये है स्ट्रेटेजी, आपको वहां टाइम नहीं वेस्ट करना है। अब बहुत सारे लोग होंगे जो मेरी बात सुन रहे हैं, वो इस सवाल तक पहुंचे ही नहीं होंगे, वो इस सवाल तक पहुंचे ही नहीं होंगे, क्योंकि सर हम अपना दमखम लगाने में व्यस्त थे पिछले सवालों में, केमिस्ट्री में, मैथ्स, फिजिक्स में, तो हम यहाँ पहुंचे ही नहीं। तो यहाँ पहुंचे नहीं तो आपके नंबर गए। ऐसा ही होता है बेटा, आपको घूम घूम के सवाल सॉल्व करते हैं, घूम घूम के। अगर आपको लग रहा है कि फिजिक्स में आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, तुरंत उसको छोड़ो, केमिस्ट्री पे चलो। केमिस्ट्री में भी यही स्ट्रेटेजी। और लग रहा है केमिस्ट्री में हो रहा है, तुरंत छोड़ो, मैथ्स में चलो। लग रहा है कि मैथ्स में आपकी बात नहीं बन रही है, छोड़ो, फिजिक्स में चलिए। आगे से तीसरा सवाल, जैसे यहाँ पर जो कौन सा सवाल मैंने डिफिकल्ट डाल दिया जिस पे आप रुकोगे 100%, सर ये 9th वाला, तो इस पे नहीं रुकना था, देखते ही पता चल रहा है नहीं रुकना है। और मैंने इसको डिफिकल्ट कैसे बोला? हो सकता है सॉल्व करने बैठे, एनालाइज करें तो फटाफट जवाब आ जाए। नहीं जी, डिफिकल्ट बोला देखकर, शक्ल देखकर। सर लॉग और ये इधर उधर ग्रेटेस्ट इंटीजर फ्रैक्शनल पार्ट, सर हमारी तो बार नहीं पड़ रही, मतलब हमें तो सर समझ में नहीं आ रहा। छोड़ ना भाई, किसने मना किया? छोड़, आगे बढ़, आगे बहुत सारे सवाल इंतजार कर रहे हैं। ये स्ट्रेटेजी आप हमेशा दिमाग में रखिएगा। एक बार आपके 7-8 क्वेश्चन शुरू हो गए, अब आप जाइए वापस से, अब आप यहां आओ। अब ये है हल्का मेहनत वाला सवाल। इसमें आपको कुछ नहीं करना, आपको क्वाड्रेटिक ऐसी माननी थी भाई।
ax² प्लस bx प्लस c, 3 इक्वेशन 3 अननोन, x की वैल्यू अलग अलग पुट करो, 3 इक्वेशन 3 अननोन बनेंगे, abc निकालो, जवाब निकालो। अब ये हल्के एफर्ट वाले सवालों को अब हम सॉल्व करेंगे सेकंड राउंड में, ठीक है। डिफिकल्ट वालों को अभी भी नहीं, इसमें अब सोचेंगे, ठीक है, इसको नहीं सोचेंगे, इसके बारे में अब सोचेंगे, और सोचते वक्त फिर टाइम लगे तो फिर छोड़ दे, आगे चलो, ठीक है। इसके बारे में सोचेंगे, इसके बारे में सोचेंगे, इसके ये तो हो गया, इसके बारे में सोचेंगे, ठीक है। हाँ, अब ये वाले सवाल आएंगे। तो ऐसे करके आप जब सेकंड राउंड में आओगे, अब आप मीडियम वाले निपटा दो, जिसमें हल्का सोचने की जरूरत पड़ रही है, जिसमें सीधा सीधा सटीक जवाब नहीं आ रहा, थोड़ा पेन चलाना पड़ेगा, थोड़ी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। अब उनको लीजिए आप, स्टार वालों को, इनको लीजिए, ठीक है, इन सबको लीजिए। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? क्या मेरी बात समझ पा रहे हो? जब आपका पूरा हो जाए तो आपका जो सेकंड राउंड है, पहले राउंड में आपने कितना टाइम खर्च किया? 20 मिनट। जो आपका सेकंड राउंड होगा, सेकंड राउंड में अब आप लीजिए 30 मिनट, क्योंकि सेकंड राउंड में क्वेश्चंस अब कम बचे हैं, ध्यान रखना। 30 मिनट्स और मीडियम वाले सवाल सॉल्व करने हैं। इसमें अब कम से कम 5 या 6 या 5 सवाल और निपटा दो, 5 क्वेश्चंस और निपटा दो, ठीक है, ऐसे। समझ पा रहे हो? और ये 5 क्वेश्चन हमें कितने मार्क्स देके जाएंगे सर? 20 मार्क्स। तो 30 और 20 50 मिनट में हमने सर 50 या 52 मार्क्स का कर लिया। और ये जो मैंने आपको स्ट्रेटेजी, ये जो मैं आपको करके दिखा रहा हूं, ये मिनिमम है, लीस्ट मिनिमम, न्यूनतम जिसको बोलते हैं, जो कि हर बच्चे से हो जानी चाहिए थी। सर आप तो 1 घंटे में 52 मार्क्स ही बता रहे हो, ये मैं वो बता रहा हूं जो सबसे हो जाने चाहिए थे। मैंने सेकंड राउंड 30 मिनट में 5 सवाल लिखे हैं, मतलब 5-6 मिनट का एक सवाल नहीं सर, 3 मिनट का एक सवाल होता है, बट फिर भी मैं आपको बोल रहा हूं मिनिमम। तो कैन यू बिलीव दिस सिचुएशन कि आपके 52 मार्क्स तो आने ही चाहिए थे मिनिमम, है ना? ठीक है, तो ये है, ऐसे एनालिसिस करना है। एक बार पेपर हो गया, अब जिन जिन सवालों में आप अटके हो उसको एक बार खींच के लीजिए बिना सॉल्यूशन देखे, कि हाँ भाई इसका जवाब मैं तो गलत लगा के आया हूँ, एक बार देखता हूँ घर पे बैठ के आराम से। फिर आपके दिमाग में अपने आप आएगा कि अच्छा यार इसको ऐसा करना था, अब ध्यान रखूंगा। और ये ऐसा करना था, ऐसा करना था, ऐसा करना था करके जब 4-5 चीजें आपके दिमाग में एज ए एक्सपीरियंस इकट्ठी हो जाएगी, तो वो अपने आप एक कॉन्सेप्ट बन जाएगा, वो अपने आप एक आदत बन जाएगी, वो अपने आप एक तरीका बन जाएगा जो अगली बार पेपर में निकल के आएगा। आप एनालाइज ही नहीं कर रहे हो, इन सब सवालों को सोच ही नहीं रहे हो कि ये सर ने क्यों पूछा, इसका क्या लॉजिक था। समझ में आ रहा है? आया ना? तो फिर गड़बड़ है। तो इस प्रकार की एनालिसिस आप करें, ये पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रेटेजी लगाएं प्लीज। आप जो भी लगा रहे हो उसको फेंक दो डस्टबिन में। अब अगर मैं बात करूं तो कितने इजी क्वेश्चंस हैं जो सबसे हो जाने चाहिए थे, जो मैं ये मान के मैंने डिसाइड किया, पेपर मैंने बनाया कि एक एवरेज पढ़ने वाला बच्चा जो घर से पढ़ के आता है पेपर देने, उससे कौन कौन से क्वेश्चन हो जाने चाहिए थे। ये रे नंबर 15 सवाल थे जो इजी कैटेगरी में थे। मैंने वहां पे 7-8 ही निकाले थे वो फर्स्ट राउंड में। वहां पे तो मैं मॉड देखते ही छोड़ दे रहा था सवाल को। समझ में आया? फिर जो मीडियम जिसमें थोड़ा एफर्ट लगाना पड़ेगा, ऐसे हमारे पास 10 सवाल थे। ये रे वो नंबर्स। जो डिफिकल्ट क्वेश्चन थे सर, जिसमें साथ में ट्रिकी भी थे या डिफिकल्ट थे, जिसमें कैलकुलेशन करनी पड़े या जिसमें हम पेन चलाने से घबरा रहे थे, वो ये 5 सवाल थे। जिसमें जी लास्ट वाला 30 वाला सवाल तो सिर्फ दिखने में डरावना था, ध्यान से अगर उसको देखे तो वो सीधा सीधा ही जवाब दे रहा है। तो ऐसे 5 सवाल, ठीक है। तो एकदम प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है भाई, ठीक है। हो सकता है मैं तुम्हें खुश करने के लिए अगली बार यहाँ के यहाँ 30 सवाल डाल दूं, तुम भी खुश, विन विन सिचुएशन। उससे कोई फायदा नहीं है ना, उससे कोई फायदा नहीं है। आप समझने की कोशिश करो। जेई वाले जस्ट इमेजिन द सिचुएशन, उस केस में सिचुएशन इमेजिन करो, मैं इस सवाल नंबर 9 को बस उठाकर सवाल नंबर 1 की जगह रख दूं, इतना सा ही चेंज करूंगा। और आगे आने वाले टेस्ट में ऐसा मैं करूंगा जरूर। नंबर तुम्हारे कम आते हैं, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है, तुम्हें तैयार करना है बड़ी जंग के लिए। समझ में आया? तो अगली बार क्या करूंगा, ये जो सवाल नंबर 9 है ना, ऐसा दिखने वाला सवाल जो भयंकर है, इसको उठाकर बस और कुछ नहीं करूंगा। ये एक डिफिकल्ट है, इसको उठाकर बस यहां लिख दूंगा सबसे पहले, ताकि जैसे ही तुम मैथ के पेपर में घुसो, तुम्हारी वहीं पर ही कॉन्फिडेंस की पंक्चर हो जाए। बोले सर ये क्या पूछ लिया, मैथ्स तो बहुत डिफिकल्ट आई है। अरे अगला सवाल देख भाई, उसको छोड़, अगला देख। यही तो ट्रेन करना है, यही तो सिखाना है। समझ में? और ये कैसे सीखोगे? पेपर में जाकर बार बार ये चीज जब आप करोगे तो आप सीख जाएंगे। समझ गए? समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो? इस बार मैंने तुम पे फिर से ढील बरती है कि मैंने तुम्हें ये देखो इजी क्वेश्चन दे दिए पहले 3 बस। और सर अगर और किसी की रेल बनानी हो तो सर वो जो आप जो डिफिकल्ट बोल रहे थे ना, उनके क्वेश्चन नंबर बस 1 2 3 कर दो। बाकी पूरा पेपर एकदम आसान, कॉपी से आया हुआ सवाल एकदम रद्दी सवाल वो डाल दो, बट पहले 3 सवाल डिफिकल्ट डाल दो जिसमें बच्चे झूम जाएं। बस उस दिन स्कोर अपना कंपेयर कर लेना। बोले सर हमारे तो नंबर ही नहीं आए, मैथ्स पता नहीं क्या पूछ ली थी। तो आप ऐसा नहीं है कि मैथ्स में पूछा क्या गया, आप
उस मैथ्स वाले पेपर में घुसे दूसरे रास्ते से, आपको रास्ता बदलना पड़ेगा। समझ पा रहे हो? आसान सवाल पहले, इस बात को प्लीज, क्लास में हम लोग पढ़ाते हैं, सारे कॉन्सेप्ट्स बताते हैं, सारे क्वेश्चन सिखाते हैं, वो अलग बात है, बट मेन जंग यहाँ जीती जाती है। जो आपने सीखा, जो आपने समझा, उसका सारा आउटपुट हमें देना होता है उन 3 घंटे में, और उन 3 घंटे में आप थोड़ी सी भी मतलब बोलते हैं ना जल्दबाजी, लापरवाही करोगे तो उसका बड़ा भारी नुकसान होता है। तो आप इस तरीके से क्वेश्चन पेपर पे अटैक करें, क्वेश्चन पेपर को एनालाइज करें, लास्ट में ऐसे निकाल के रखा करो, जो भी आपका क्वेश्चन पेपर है उसके लास्ट पेज पे लिखो ऐसे सवाल जो मुझसे हो जाने चाहिए थे बट मैं या तो छोड़ के आया बट या गलत करके आया, ऐसे अमाउंट कितना है, मैथ में अलग, फिजिक्स में अलग, केमिस्ट्री में अलग, जो आपको पेपर से निकलते ही पता चल गया कि मुझसे ये हो जाने चाहिए थे, सही हो जाने चाहिए थे, मैंने इनमें कैलकुलेशन एरर की या फिर मैंने टाइम कम की वजह से इनको छोड़ा, ऐसे सवालों की संख्या कितनी निकल के आती है, और जितनी भी निकल के आए उसको कम से कम करने की कोशिश करो। ठीक है, बस यही सार है पेपर अटेम्प्ट करने का। ठीक है जी, आई होप ये एनालिसिस आपके काम आएगी, और बहुत जल्द फिर से मैं एक और एनालिसिस डाल देंगे जब अगला टेस्ट होगा तो। ठीक है, बट मेरे ख्याल से इससे अगर आप सीख गए तो आपको कहीं और या किसी और चीज़ की जरूरत नहीं है। ठीक है जी, चलिए बाय बाय, थैंक यू एवरीवन, लव यू ऑल। पेपर वापस से सॉल्व करो, जो जो सवाल आपके रह गए हैं। ठीक है, हाँ, जो जो आपसे नहीं हुए खुद सॉल्व करो बिना सॉल्यूशन देखे, नोट्स में फिर जाओ। ठीक है सर, आप जैसे मान लो कोई भी क्वेश्चन आता है, लॉग के अंदर लॉग के अंदर लॉग के अंदर लॉग, सर आपने ऐसा क्लास में करवाया है, अगर आप ये सवाल खुद सॉल्व करना चाहते हैं बिना किसी की मदद के, पहले जाकर नोट्स कॉपी देखिए, वहां पर सॉल्यूशन देखो, उसी बेसिस पर इसको अटेम्प्ट कर, ये होगा सॉल्व, नहीं होगा तो फिर सॉल्यूशन देखना। समझ में आया? सॉल्यूशन के बेसिस पर अपने आप को लाचार ना बनाएं प्लीज, वो है तुम्हारे लिए, तुम देख लीजिएगा, बट पहले खुद सीखो। ठीक है, और बहुत अच्छे से तैयारी करो, बहुत शिद्दत से, बोलते जी जान झोंक दो, ऐसे नहीं आएगी आईआईटी हाथ में, इतनी आसानी से तो बिल्कुल भी नहीं आएगी। और सॉल्यूशन आप अपनी हाथ से अपने क्वेश्चन पेपर का लिखेंगे एक सॉल्यूशन नोटबुक में, अलग से सेपरेट मेंटेन करनी है, और उनमें उन्हीं सवालों के हम सॉल्यूशंस लिखेंगे जो सवाल अच्छे हैं। समझ में आया? इस सवाल का सॉल्यूशन थोड़ी लिखेंगे सर हम उस कॉपी में, ये सवाल थोड़ी लिखेंगे, सवाल तो लिखना ही नहीं है, सिर्फ सॉल्यूशन लिखना है। ठीक है, इसका थोड़ी जवाब लिखेंगे सर, कैसी बात कर रहे हो? समझ गए? आया ना? तो मेरे ख्याल से बात समझ में आती है। थैंक यू, बाय बाय।